व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशन। मैं पारुल मैम आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th की केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। काफी बच्चों का डाउट रहता है इस चैप्टर में कि मैम रिएक्शंस कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। आज मैं चैप्टर को समझाऊंगी। रिएक्शंस आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली लर्न नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको रिएक्शंस बनाना सिखाऊंगी, रिएक्शंस में कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं वो बनाना। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर अगर मैं आपको बोलूं तो आपने इससे पहले ये चैप्टर सॉरी, आपने इससे पहले ये चैप्टर क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वहां आपने बहुत कम फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया हो। ठीक है, अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स की एक मैं छोटी सी वो बात करूं तो मेटल्स जब भी आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में आता है आयरन, जो बहुत कॉमन है। और नॉन मेटल्स के बारे में आप जब भी आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में आता है वुड, which is very common, rubber which is very common, but वुड और रबर नॉन मेटल है, ये बात गलत नहीं है। बट दैट इज द वेरी रेयर केस। बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल है जो आप जानते हैं पर ये नहीं जानते कि वो नॉन मेटल। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगी कौन से नॉन मेटल होते हैं, कौन से मेटल्स होते हैं, ये सब बातें मैं आपको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है विच इज मेटल्स। मेटल्स क्या होता है? मेटल मे बी डिफाइंड एज एन एलिमेंट। आपको पता है ना, एलिमेंट होते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं जिन जो सिंपली सपोज मैं किसी एक चीज की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आयरन की। तो तोड़ेंगे तो आयरन ही निकलेगा और कुछ न्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स में तीन चीज होती है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। ये तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। आज जो मैं इसकी बात करने जा रही हूँ वो है metals. So metals may be defined as an element which leads to the formation of positive ions readily or by losing its electron. For example, zinc, iron, copper. जिंक, आयरन और कॉपर का नाम तो आपने बहुत इजीली सुना होगा। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं। पॉजिटिव आयन कुछ याद आ रहा होगा, कैटायन, नाइन क्लास में पढ़ा था। जब इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद किसी एलिमेंट पे प्लस चार्ज आ जाता है, जैसे सुनो मेरी बात, जब इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद किसी एलिमेंट पे प्लस चार्ज आ जाता है तो वो एलिमेंट मेटल की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब हम कह सकते हैं मेटल वो एलिमेंट्स है जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। वो अक्सर मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो कभी इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन उस कंडीशन में होते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और प्लस चार्ज रहेंगे। फिर से याद रखना, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन, ये तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं। एक्चुअली में आपको पता है कि कितने मेटल्स होते हैं? एक्चुअल में हमारे पास मेटल्स होते हैं 92 से लेके 92 समथिंग मेटल्स होते हैं। आपको नंबर्स जानने की कोई जरूरत है, आपको सिंपली ये जानना है कि मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। पॉजिटिव आयन कहने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज क्या कैसे करते हैं, गेन कैसे करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया मेटल्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखो, अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी, नई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक साथ तो आपको याद होगा, मेलेबिलिटी सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी जो होता है, मेलेबिलिटी जो होता है, मेलेबिलिटी मतलब होता है कि जब हम किसी मेटल को बीट, मतलब हैमर करके, मतलब एक हैमर से पीट पीट के बीट करके एक पतली शीट के फॉर्म में कर देते हैं, थिन शीट के फॉर्म में कर देते हैं। और बर्फी देखी ना आप लोगों ने? बर्फी, बर्फी पे आता है ना सिल्वर काजू कतली, तो आप लोगों को बहुत पसंद है काजू कतली, पता है सिल्वर, ऊपर सिल्वर लगा होता है, तो वो एक्चुअल सिल्वर मेटल होता है। तो जब हम किसी मेटल को पीट पीट के हैमर कर करके एक पतली शीट के फॉर्म में कर देते हैं, उस प्रोसेस को मेलेबिलिटी कहते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता 10th क्लास में, तो आपको याद रखना है। मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल की जिससे हम मेटल को पीट पीट के हैमर कर करके एक पतली शीट के फॉर्म में करते हैं। अब ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो सबसे ज्यादा मेलेबल हो जाते हैं? बस ऐसे याद रखना है। मिठाइयाँ, मिठाइयों पे किस चीज की परत आती है? सिल्वर की परत आती है।
और गोल्ड फॉइल, गोल्ड की परत आती है। तो आपको मैम गोल्ड की मिठाई तो हमने नहीं खाई बच्चा, गोल्ड फॉइल की भी मिठाई आती है, पर वो काफी कॉस्टली होती है। आप लोग सब लोग खाओगे, ऑब्वियस सी बात है, जब लोग बड़े हो जाओगे एंड ऑल, ठीक है। तो गोल्ड, जब भी गोल्ड फॉइल सबसे इजीली मेलेबल होता है, मेलेबल मतलब हम उसको इजीली पीट पीट के एक पतली शीट बना सकते हैं, इसलिए वो मिठाइयों पे आती है। गोल्ड की मिठाई है, बहुत महंगी होती है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से याद क्या रखनी, मेलेबिलिटी मतलब कि जब हम एक मेटल को पीट पीट के पतली शीट के फॉर्म में कर देते हैं। हमारी जो रोटियां जिसमें हम लपेटते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, वो भी इसका एग्जांपल है, एल्यूमिनियम को पीट पीट के पतली शीट करा है। तो मेलेबिलिटी करने वाले सबसे दो बेस्ट मेटल जो बेस्ट मेलेबिलिटी करते हैं वो है गोल्ड एंड सिल्वर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो होता है, डक्टिलिटी का मतलब होता है जब हम एक मेटल को, जब हम एक मेटल को क्या करते हैं, थिन, जब एक मेटल को थिन वायर के फॉर्म में करता है, ये देखिए डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, और ये उसके ऊपर जब हम मेटल को थिन वायर के फॉर्म में कर रहे हैं, थिन वायर कहने का मतलब आपने देखा होगा, कभी कभी अपने दांत से अपने तार छीनेंगे, छीलने मत लगेगा, जब भी हम कभी घर के इलेक्ट्रिकल तार वो करते हैं, तो इससे क्या होता है, तो इससे क्या होता है कि तुमने अब कॉपर इतना पतला नहीं आता, कॉपर को हमने थिन वायर में बदला, पतले वायर में बदल दिया। तो जब भी हम किसी मेटल को एक पतले चेंज, एक पतला वायर बना दिया उसको मैंने, तो को उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल के साथ ही ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपको क्यों मैम नॉन मेटल के साथ नहीं हो सकती, वो मैं आगे बताऊंगी क्यों नहीं हो सकती है। याद रखो, मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, कि जब एक मेटल को हम पीट पीट के या किसी तरह हम उसे पतले वायर के में चेंज कर देते हैं, पतली शीट में चेंज करेंगे तो वो मेलेबिलिटी होगा, पतले वायर में, थिन वायर में कर देंगे तो डक्टिलिटी होगा। अब ऐसा कौन सा मेटल है विच इज द बेस्ट मेटल, वो है गोल्ड। ये बात वो क्या है, गोल्ड। यू लर्न कर लो, मोस्ट डक्टाइल मेटल इज द गोल्ड एंड मोस्ट मेलेबल मेटल इज द गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ये बात आगे आप याद रखें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जस्ट वेट। अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं, दैट इज सोनोरस प्रॉपर्टी। सोनोरस, अभी तो हमारे स्कूल में बेल है, तो इलेक्ट्रिकल बेल है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले टन 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 घंटी बजती थी स्कूल की, वो टन 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 क्या हो रहा है, मेटल पे मारा जा रहा है। और जब भी मेटल में मारते हैं तो वाइब्रेशन के साथ साउंड निकलती है। जब भी हम मेटल पे मारते हैं या मेटल पे हिट करते हैं किसी से, तो वाइब्रेशन के साथ साउंड निकलती है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरस प्रॉपर्टी, सिंपली रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस बाय मेटल। ऐसा कौन सा मेटल है जो बहुत अच्छी सोनोरस प्रॉपर्टी बनाता है, इसमें आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब हो गए। सोनोरस इज सिंपली रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस बाय मेटल। अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपको अगर अच्छे से बता दूं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है मेटल जो होता है वो अपने अंदर से हीट भी पास कराता है, तो अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी पास कराता है। अब वो कैसे, आप खुद देखेंगे, तार को छिल, तार के अंदर से कॉपर का मेटल निकलता है, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और मेटल के अंदर से क्या पास होती है, हीट पास होती है। कभी देखें लकड़ी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, नहीं ना। नॉन मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन ये आता है कौन सा मेटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सिल्वर याद रखना है, और कॉपर फर्स्ट नंबर पे, ये आपको सिल्वर याद रखना है। ऐसा कौन सा मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपको याद रखना है सिल्वर। क्या याद रखना है आपको, सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर इज दैट मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड नंबर पे कॉपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि सॉफ्ट मेटल कौन सा होता है। सॉफ्ट मेटल मतलब इसको हम इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं, ये होता है हमारा सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम इज सॉफ्ट मेटल। ठीक है, वैसे तो मेटल सारे हार्ड ही होते हैं, हम उसको इजीली दबा नहीं सकते, पर ऐसे दो मेटल होते हैं, देख मैंने आपको सब याद करने के लिए नहीं बोल रही, जो एक्सेप्शन स्क्रीन पे लिखा है आपको सिर्फ उतना याद करना है। मेरे सबसे अवेलेबल मेटल गोल्ड एंड सिल्वर, डक्टाइल गोल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट मेटल सोडियम एंड पोटेशियम। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेटल की। जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब हम इजिली उसे पिघला नहीं सकते, ऐसा नहीं कि हमने गैस पर रख दिया वो पिघलना स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है कौन से मेटल की होती है, देखो यहाँ पे एक मेटल लिखा हुआ है, दैट मेटल इज नोन एज, उस मेटल को क्या बोलते हैं, उस मेटल को बोलते हैं हम टंगस्टन। टंगस्टन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए स्ट्रेट, देखिए लिखा हुआ टंगस्टन।
टंगस्टन एक वैसा मेटल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। ये सारे मेटल के नाम है। नीचे नीचे दो लिखे हुए हैं, नीचे दो लिखे, गैलियम एंड सीजियम। ये गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल है जिनको हाथ में लोगे पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो याद हो गया। अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, तुम कहोगे टंगस्टन। और अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है, तुम कहोगे गैलियम और सीजियम। ठीक है। और कोई पूछेगा कि ऐसा कौन सा मेटल जो पाम पे, देखो नीचे पाम का बना हुआ भी है, देखो नीचे बना हुआ है कि इस पे पाम पे रखते हैं, हाथ पे रखते हैं, वो पिघलने लगता है। ठीक है। तो लोएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाले कौन है, गैलियम और सीजियम। हाईएस्ट वाला कौन है, टंगस्टन। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, वेट, नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी, वो हमें बताएगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इस टॉपिक से बहुत बच्चे डरते हैं। डरना नहीं है आपको, सिर्फ ये जो रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई दे रही है, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको ये लर्न करनी है। ये रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है, ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप लर्न करो तो आपकी 50 से ज्यादा 70% प्रॉब्लम वही खत्म हो जाए। अब देखो ये जितनी बड़ी दिख रही है, इतनी बड़ी है, मत सोचो कि मैम इससे बड़ी भी तो होगी, नहीं, जितनी बड़ी दिख रही है। पहले देखो, अगर मैं याद कराने का तरीका, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ईएम 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 वाले पहले हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। याद हो गया इजिली। मैं तो कहती हूँ अपने किसी एक मेंबर को, घर वालों को पकड़ो और ये रिएक्टिविटी सीरीज सुना डालो। इससे क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज की सीरीज याद हो जाएगी और घर वाले मेंबर्स को भी थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। ठीक है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये है हाई रिएक्टिव with जिंक, आयरन, टिन, लेड। फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। एक बात हमेशा याद रखना, सबसे नीचे हमेशा सिल्वर गोल्ड, सबसे महंगे वाले सबसे नीचे। शांत। सिल्वर और गोल्ड सबसे महंगे वाले सबसे नीचे। अब ये ऐसे ऊपर से नीचे क्या लिखा है, क्या मतलब है, क्या हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, नहीं। ये जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, आपको उसी सीक्वेंस में से लर्न करना होगा, बिकॉज दिस इज अ रिएक्टिविटी सीरीज। ये सीरीज मतलब जो देखो एरो बन रहा है, ये देखो ये जो एरो बन रहा है यहाँ पे, ये जो एरो बन रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये एरो में बता रहा है कि मोस्ट रिएक्टिव वाले, सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाले ऊपर है। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी सीरीज जो होगी, वैसे वैसे रिएक्टिविटी सीरीज जो होगी वो क्या नाम है, वो होती जाएगी, क्या होती जाएगी, बंद होती जाएगी। मतलब रिएक्टिव बंद होती जाएगी, क्यों नहीं, सॉरी ये वर्ड गलत यूज हो गया यहाँ पर। कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, व्हेन वी मूव टुवर्ड द बॉटम, जैसे हम नीचे नीचे आते जाएंगे, पोटेशियम से जैसे गोल्ड तक आएंगे, तो रिएक्टिविटी धीरे हो जाएगी। मतलब अगर पोटेशियम बहुत लड़ाकू है, बहुत रिएक्टिव है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे लोग शांत हो जाएंगे। शांत के मतलब लीस्ट रिएक्टिव, किसी से रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए, शांति से पट रहेंगे। और जैसे हम गोल्ड के बाद पहुंचेंगे, गोल्ड बिल्कुल शांत रहने वाले में से, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, किसी से एक्ट नहीं करता। ये रिएक्टिविटी सीरीज इसी से सीक्वेंस में याद करनी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर ईएम ईएम वाले हो गए। ठीक है। फिर जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, लास्ट में कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर गोल्ड याद कर लो। ऐसे करते मतलब हम जब ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, यहाँ हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसमें क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, रिएक्टिविटी एक्टिविटी कम होती जा रही है। ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और नीचे आते आते रिएक्टिविटी कम होती जाती है। या भाई रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर लेना, बस किसे लर्न करना है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। ठीक है। आपको फिर सारी रिएक्टिविटी बस किसे लर्न कर लो। ठीक है। देखो एक बार पढ़ देती हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो डिपेंड करती है on the basis of their reactive nature and also their tendency to lose the electron for cation and formation। सबसे ऊपर होते हैं, ये जो सबसे ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले में किसकी बात कर रही हूँ, मैं ऊपर वाले बात कर रही हूँ इसकी। आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेशियम, सोडियम, इसकी बात कर रही हूँ। ये जो होता है ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, जो बेस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो बेस्ट रिएक्टिव। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, तो उतना ही ज्यादा लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। कोई लूज करना ही नहीं चाहता तो उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, एकदम शांत हो जाएंगे, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, विच इज आर
नेक्स्ट, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। पहले तो थ्योरी पढ़ लेते हैं कि पहला रिएक्शन आ गया, घबराना नहीं, मैं अभी रिएक्शन करके दिखाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है कि हम जब मेटल को, किसी भी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो आंसर क्या आता है। जो हम थ्योरी पढ़ते हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ, व्हेन मेटल when metal react with oxygen, when metal when metal react with oxygen, just wait. When metal react with oxygen, it give metal oxide burning in air or oxide formation। कि जब भी मेटल किसी ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है वो मेटल ऑक्साइड होता है, बर्निंग इन एयर और गैस। अब ये आता है, अब ये रिएक्ट कैसे करता है मैम मुझे बताइए, हमें तो समझ में नहीं आई कैसे रिएक्ट करता है। इस रिएक्ट करने के लिए मैं आपको बताती हूँ रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, चलिए एक मेटल ले लिया मैंने, Mg। ठीक है, हाँ मैंने लिया Mg, बहुत बड़ा है। तो एक बार रब करते हैं, एक बार इसको करते हैं। मैंने बोला Mg लिया, मैंने लिया तो रिएक्ट कराया मैंने O2 से। इसको किससे रिएक्ट कराया, इसको रिएक्ट कराया मैंने ऐसे करते हैं, यहाँ पे है। अब हमें देखना है कि Mg रिएक्ट कर रहा है, Mg रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, Mg रिएक्ट कर रहा है प्लस साइड में ऑक्सीजन गैस। ठीक है, वो हमें देगा। अब कैसे करेंगे मैम, Mg आ गया, मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन गैस, ये कैसे आएगा। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, यहाँ साइड में लिख देती हूँ मैग्नीशियम की वैलेंसी। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है, वेट, एक बार हम कैसे करते हैं, कोई मतलब Mg, ये Mg हो गया। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, फिर जब हम इसको रिएक्ट करते हैं सो इट विल गेट MgO। अब ये क्या है मैम, ये कैसे बना, आप मुझे बताइए। मेटल रिएक्ट कर तो NO2 से ऑक्सीजन गैस से, इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप पूछो तो मैम ये कैसे बना, तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि ये कैसे बना। Mg की वैलेंसी होती है प्लस और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। आपने 9th में पढ़ा होगा कि जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं किसी दो चीजों का, दोनों की वैलेंसी आपस में क्रिस क्रॉस करती है। क्रिस क्रॉस करने का मतलब है Mg की जो वैलेंसी है, O की वैलेंसी Mg के फुट में जाएगी और Mg की वैलेंसी O के फुट में जाएगी। देखो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब अगर आप कहोगे मैम फिर तो बनना चाहिए था Mg2 और O2 बनना चाहिए था, पर ये तो MgO है। जब सेम वैलेंसी होती है, जब सेम वैलेंसी होती है तो वो कैंसिल हो जाती है, क्या हो जाती है, कैंसिल। इसलिए ये बन गया, इसलिए ये क्या बन गया, जस्ट वेट, इसलिए ये बन गया MgO। ठीक है, अब कहोगे मैम यहाँ पे O2 भी तो था। देखो ऑक्सीजन जब भी गैस लिखते हैं, हम ऑक्सीजन लिखते हैं, वो कभी अकेला नहीं आता, वो हमेशा, वो है ना क्या नाम है, ओ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो A2 हमें कंसिडर नहीं करना, बस हमें याद रखना है कि O की वैलेंसी -2 होती है, Mg की वैलेंसी +2, क्रिस क्रॉस, माइनस वाली की वैलेंसी, O की वैलेंसी Mg के पैरों में और Mg की वैलेंसी O के पैरों में, MgO बन गई। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बन गया। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड देता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे जरा इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ऐसे ही करना है, यही वैलेंसी वाला गेम है जो आपको ध्यान रखना है, वो याद ध्यान के रखना है, वैलेंसी वाला गेम। एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं, आपको अगर मैम एनटी को तो एग्जाम्पल हमने ले लिया, एक बार हम किसी और मेटल का एग्जाम्पल लेते हैं, हम सबके फेवरेट हम ले लेते हैं एल का एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन O2, फिर से लिखा मैंने ऑक्सीजन गैस गिव्स। अब ये हमें क्या देगा, चलो आ जाते हैं एक बार। एल की वैलेंसी होती है, एल की वैलेंसी होती है +3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2।
ठीक है, चलो क्रिस क्रॉस करते हैं। इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में। ठीक है, तो ये क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए Al2 और O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो याद रखो, इसी चीज को मैं बोल रही हूँ, मेटल जब भी ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है तो इट विल गिव मेटल ऑक्साइड। अब पढ़ते हैं हम आगे। मेटल ऑक्साइड जो होता है, मेटल ऑक्साइड जो होता है उसका नेचर क्या हो, ध्यान से पढ़ देखो। ये देखो, मेटल ऑक्साइड मोस्टली जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। जैसे अगर सपोज करो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाया, मैंने उसको कूट कूट के उसको पाउडर बना दिया, मैंने जब उसमें लिटमस पेपर डाला, लिटमस पेपर याद होगा ना, तो मैंने कहा लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो गया, जिसे ब्लू, जिसे बेस। मतलब मेटल के ऑक्साइड मोस्टली बेस होते हैं नेचर में, मतलब वो लिटमस को ब्लू में टर्न कर देंगे। लिटमस को किसमें टर्न कर देंगे, इट विल टर्न, इट विल टर्न litmus into अब into अब ब्लू कलर, इसमें बना देगा ये ब्लू कलर में। ये बात क्या, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और जब भी वो एसिड से रिएक्ट करेंगे, सिंस बेस है तो जब बेस है तो बेस जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या देता है, मैं सॉल्ट प्लस वाटर। चलो याद ये रखना है, मैंने बोला मोस्टली मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। पर ऐसे दो मेटल है जिसके ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब नया वर्ड आ गया आप लोगों के लिए, एम्फोटेरिक का मतलब नया वर्ड आ गया। ये एम्फोटेरिक का मतलब होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसे ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो एसिड की तरह भी काम करे और बेस की तरह काम करे। अब ये दो है कौन, Al2O3, दूसरा वाला है ZnO, ZnO। ठीक है, Al2O3 और ZnO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड दोनों अलग अलग, ये दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे थे ना, ये दोनों ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक कहने का मतलब है ये एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, अगर सामने से एसिड आ रहा है तो ये एसिड बन जाएंगे, और सामने से बेस आ रहा है तो बेस बन जाएंगे। तो ये ऐसे कौन से ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह। बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, एम्फोटेरिक में एल्यूमिनियम और जिंक लिख के आ जाता है, ये गलत है। एल्यूमिनियम और जिंक नहीं है एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड है एम्फोटेरिक, जो एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह रोल प्ले करते हैं। सामने से एसिड आएगा तो बेस बन जाएंगे, बेस आएगा तो एसिड बन जाएंगे। कौन से दो ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर मोस्टली इनसोल्यूबल इन वाटर। मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, लास्ट लाइन में पढ़ रही हूँ, वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, बट कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो पानी में डिसॉल्व करते हैं। अब एक बात याद रखो, देखो इसमें दो बातें करी कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी में इनसोल्यूबल होते हैं। और दूसरी बात इसने ये बोली, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो पानी में सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अल्कली कहते हैं। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अल्कली। अल्कली मतलब ऐसे बेस जो पानी में सोल्यूबल हो जाए, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। मेटल ऑक्साइड तो बेस ही होते हैं ना सारे के सारे, तो मेटल ऑक्साइड वाले ऐसे बेस है जो पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं, उन्हें हम अल्कली कहते हैं। सारे मेटल ऑक्साइड नहीं होते, पर जो मेटल ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। आई थिंक आपको अभी रिएक्शन आ गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी जब हम मेटल को ऐसी गैस रिएक्ट करें जिससे हम सांस लेते हैं, तो कौन सी गैस हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस। कोई रिएक्शन करना है तो वैलेंसी याद करनी है, सारा काम हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अभी कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करें सॉफ्ट मेटल की, जो सबसे ऊपर रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में, सोडियम पोटेशियम। इनको हम, आपने बहुत बार लैब में देखा होगा, ये नहीं भी देख सकते, 10th क्लास में आप क्या ही देखेंगे कि सोडियम पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। आपने एट्थ में पढ़ा होगा कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, ये ऑक्सीजन और वाटर से बहुत वाइगरसली, वाइगरसली मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। तो पहली लाइन लिखी हुई है, ये ऑक्सीजन और पोटेशियम से किससे करते हैं, बहुत वाइगरसली, बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं। दे कैच फायर, दे कैच फायर, दे
आर स्टोर इन डिप्ड इन केरोसिन ऑयल। और किस दो की बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ सोडियम की, मैं बात कर रही हूँ पोटेशियम की। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम एंड पोटेशियम। ये दोनों जब ऑक्सीजन से मिलते हैं तो इनको क्या हो जाता है, इनको एकदम से पैनिक अटैक आ जाता है, एकदम तेजी से लड़ाई करने लगते हैं। इसलिए इनको हमेशा बचाने के लिए कहा रखते हैं सोडियम पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में। अब बात करते हैं ऐसे कौन से हैं जिनके ऊपर हमेशा ऑक्सीजन बैठा ही रहता है, ऑक्सीजन हटता ही नहीं है। वो दो है, वो दोनों है मैग्नीशियम। वो दोनों कौन है? वो दोनों है मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इन पे ऑक्साइड की लेयर हमेशा बनी रहती है। क्या बनी रहती है? ऑक्साइड की लेयर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कि आयरन डजंट बर्न। आयरन बहुत जल्दी बर्न नहीं करता, पर आयरन की फिलिंग, छोटे छोटे टुकड़े फिल बर्न करता है। कॉपर जो होता है, कॉपर जब भी बर्न करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अब मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ क्या बोल रहा है। मैं बोल रही हूँ कॉपर, ठीक है। बोली जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है O2 गैस से, वो हमें देता है CuO। का कलर क्या होता है? ब्लैक कलर का है। याद रखना, कॉपर पे जब भी जंग लगती है वो ब्लैक अपीयरेंस, CuO, जंग नहीं बोली, सॉरी, जंग गलत बन गई, ब्लैक कलर देता है। ठीक है, ऐसे कौन से दो मेटल्स हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते? मैंने बताया था रिएक्टिविटी सीरीज सबसे नीचे रहते हैं, जिनको किसी से मतलब नहीं है। सबसे महंगे वाले सिल्वर, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। देखो नाइस लाइन लिखी है, आपको समझ में भी आएगी, आपको तो याद हो जाएगा आपको कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। क्यों रिएक्ट नहीं करते भाई? सबसे नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, सबसे नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट भी नहीं करते। हाई टेम्परेचर भी दे दो तो भी अपने डटे रहते हैं कि मुझे किसी से रिएक्ट नहीं करना। ये बात याद आप रखिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले ये डायग्राम कुछ तो जाना पहचाना आपको लग रहा होगा, जाना पहचाना लग रहा होगा, ये डायग्राम आपकी बुक का ही है। इस डायग्राम में सारे आंसर्स हैं। ये डायग्राम, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो अभी इस टॉपिक पे IMP लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है कि दो चैप्टर्स में है, एसिड बेस्ड चैप्टर्स में भी था, जो सेकंड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर। हम स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअल बोल क्या रहा है? जब भी एक मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड, व्हेन मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। मैग्नीशियम को HCl से रिएक्ट कराया, ये पेट में होता है ना हमारे एसिड, आपने बायो में पढ़ा होगा, HCl एक ऐसा एसिड है जो पेट में होता है। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बना है हाइड्रोजन गैस। कैसे बन रहा है? मेटल सॉल्ट इसे कहते हैं। क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो समझते हैं। पहले ये देखते हैं पिक्चर जो आपकी बुक में है, ये क्या बोलना चाहती है। हमने इस सेटअप में देखा, ये जो पिक्चर है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस निकल रही, बबल्स दिख रहे हैं। टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक डाला हुआ है। क्या डाला हुआ? जिंक। और उसमें डाला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा एसिड होता है? किंग ऑफ केमिकल, H2SO4। टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक लिया, मेटल में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, थोड़ी देर हम देख रहे हैं बबल्स निकल रहे। ये बबल्स कौन सी गैस के? हाइड्रोजन गैस के। ये गैस बाहर निकली तो बबल्स निकलने लगे। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस जो होता है, वो जब भी हम उसमें माचिस लेके जाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ एक्सटिंग्विश हो जाती है। आपने 8th में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन गैस के पास जब भी हम बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हैं, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। ठीक है, अभी रिएक्शन क्या हो रहा है? देखो, जिंक मेटल में जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो एक गैस निकलती, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है? जब भी हम उसके बाद बर्निंग मैच स्टिक ले जाते हैं तो वो विल बर्न विद अ पॉप साउंड। चलो अब मैं रिएक्शन करके दिखाती हूँ। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट, ये सेटअप काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना चाहिए। चलिए रिएक्शन कर रहे थे हम, रिएक्शन करते हैं। स्ट्रेट जिंक हमने डाला है टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हमने डाला है, हाँ उसमें हमने क्या डाला है? H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्म। अब इसके साथ हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? जिंक की वैलेंसी +2 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? +1। और सल्फेट की वैलेंसी, सल्फेट पूरा एक कंपाउंड, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? -2। क्रिस क्रॉस अब कैसे करेंगे? 3 एलिमेंट है तो सिंपली प्लस हमेशा माइनस के साथ जोड़ी बनाता है। तो जो जिंक है, कौन? ये इसके साथ जोड़ी बनाएगा
सल्फेट के साथ। सल्फेट की वैलेंसी जाएगी जिंक के पैरों में और जिंक की वैलेंसी जाएगी सल्फेट के पैरों में। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, आंसर क्या आएगा, जिंक SO4, दोनों की वैलेंसी 2 कैंसिल हो गई। और देखो अकेला कौन बच गया, अकेला बच गया हाइड्रोजन गैस। तो बाहर कौन सी गैस आएगी, बाहर आएगी, जस्ट वेट, बाहर आएगी हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस ही होता है जो ये टेस्ट दे रहा है, पॉप साउंड टेस्ट। देखो अगर मैं फिर से एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन कि हमने करा क्या। ठीक है, मैं ये जिंक आया था, ये टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक डाला। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में जिंक डाला हमने ये, और उसमें हमने कौन सा एसिड डाला, इसमें डाला हमने H की वैलेंसी थी +1, हमने कहा SO4 की, पूरे SO4 की वैलेंसी थी -2। अभी कैसे रिएक्शन होगा, हमें पता है ये जो प्लस वाला है मतलब जो जिंक है, जो कौन है, जिंक है, ये रिएक्ट करेगा -2 को, और जो +2 है ये रिएक्ट करेगा सल्फेट को। पूरा सल्फेट एक कंपाउंड है। कंपाउंड की एक लिस्ट अगर आपको डिमांड होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, 7 कंपाउंड्स आपको याद करने हैं, उसकी वैलेंसी भी गिवन होगी, बस सिंपल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ, ZnSO4। ठीक है, साथ में अकेला बाहर कौन निकला, जो अकेला बच गया, कौन, हाइड्रोजन गैस। इसी हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है पॉप साउंड टेस्ट। हाइड्रोजन गैस जो होती है, यही हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजनेशन करने के काम आती है। कौन से करने के आते हैं, हाइड्रोजनेशन करने के काम आती है। ये आपको चैप्टर में पढ़ोगे कार्बन कंपाउंड में। जब भी हम किसी मेटल को, ये याद कर लीजिए, जब भी हम किसी मेटल को, मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी लाइन बोल रही हूँ, जब भी हम किसी मेटल को एसिड से रिएक्ट करते हैं, सो इट विल गिव मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट हमारा ये है, ये जो है दिख रहा है, ये मेटल सॉल्ट बना, मेटल सॉल्ट। और साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया, पॉप साउंड टेस्ट होता है। अंडरस्टूड, ठीक है। वैलेंसी का गेम है सारा का सारा स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं है। ये सेटअप काफी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप, आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये इस एसिड के बारे में। इस एसिड को हम नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, नाइट्रिक एसिड के नाम से हम जानते हैं। और ये नाइट्रिक एसिड जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है दिस HNO3, लिखा होगा आपको HNO3 सबसे ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एसिड। इसकी एक अलग हटके बात है, मैंने अभी पीछे पढ़ाया आपको कि जब भी हम डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल को डालते हैं, डाइल्यूट एसिड कौन सा एसिड होता है, जिसमें पानी ज्यादा एसिड कम, और कंसंट्रेटेड कौन सा एसिड होता है, जिसमें एसिड ज्यादा पानी कम। खतरनाक होता है कंसंट्रेटेड। तो पीछे मैंने जिसकी बात करी वो डाइल्यूट एसिड की बात करी थी मैंने। देखिए यहाँ पे डाइल्यूट एसिड है ये सब जगह, डाइल्यूट मतलब इसमें पानी ज्यादा है एसिड कम है। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे, किसकी बात करेंगे हम, HNO3 की। HNO3 जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये सारे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है कि जैसे ही मेटल के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करता है जो कि हमें चाहिए, बल्कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है N2O, लाफिंग गैस, NO2 अपने वाली गैसेस प्रोड्यूस करता है ये, उसे ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O ऐड कर देता है, जो भी गैस निकलती है उसे ऑक्सीडाइज करके ये गैसेस बनाता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। याद रखो HNO3 सारे मेटल से रिएक्ट नहीं करता, पर ये 2 मेटल से रिएक्ट करता है। ये आंसर आप मुझे बताएंगे कि HNO3 सिर्फ कौन से 2 मेटल से रिएक्ट करता है। ये मैं आप मुझे वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे HNO3 कौन से मेटल से रिएक्ट करता है। देखो क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव हो रही थी तो ज्यादा अच्छा है। तो मुझे बताइएगा HNO3 कौन से 2 मेटल से रिएक्ट करता है। मैंने अभी आपको बता दिया सारे मेटल से रिएक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ 2 मेटल से रिएक्ट करता है। एक हिंट दे देती हूँ, दोनों की स्टार्टिंग MM से है, तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एक्वारीजिया। एक्वारीजिया, रॉयल वाटर, किंग वाटर, बहुत कुछ नाम है इसका। इसका नाम रॉयल वाटर भी है,
और किंग वाटर तो आपको दिखाई दे रहा ही है। किंग वाटर और रॉयल वाटर क्यों कहते हैं, इसको सिंपली कहते हैं सोना चमकाने का पानी, एक्वारीजिया। एक्वारीजिया में दो एसिड होते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl। अब ये 3 पार्ट 1 पार्ट का मतलब क्या है, रेशियो पढ़ा होगा ना आपने मैथ में, ठीक है। देखो गाइस मैं इतना थोड़ा जल्दी इसलिए करवाई तो कि आपका जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाए और आपको क्वेश्चंस भी खत्म हो जाए। ओके, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा ना रेशियो, तो इस HNO3 को हम 3:1 के रेशियो में लेते हैं। 3:1 मतलब 3 भाग लेते हैं HCl का, ठीक है, और 1 भाग लेते हैं HNO3 का, ठीक है। 3 भाग किसका लेते हैं, HCl का, और 1 भाग किसका लेते हैं, HNO3 का लेते हैं। तो ये रेशियो याद रखना। रेशियो रेशियो किसका याद रखेंगे आप, एक्वा रीजियम में कौन से दो एसिड पड़ते हैं, 3:1। 3:1 के में 3 भाग में पड़ता है HCl, 3 में HCl, 1 पार्ट 1 पार्ट में कौन होता है, HNO3। उस लिक्विड को हम एक्वा रीजिया कहते हैं। मेनली पुराने जमाने में लोग सोना धोने के लिए करते थे। इसका एक बात है, जब दो एसिड पड़े थे इसमें कुछ कुछ सोना रह जाता है। बहुत बार ऐसा होता है इस रॉयल वाटर में, जब भी हम सोना साफ कराते हैं कुछ ना कुछ सोने का ग्राम कम हो जाता है, क्योंकि एसिड है, एसिड तो चीजों को काटता है, कुछ एसिड अपने पास सोना रख लेता है। तो एक्वा रीजन को हम रॉयल वाटर या क्लीन वाटर कहते हैं। इसमें दो एसिड है, याद कर लो, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड HCl। HNO3 कितना है, 1 पार्ट, और HCl कितना है, 3 पार्ट। 3:1 में T इज HCl, 1 इज HNO3, ठीक है। चलिए हमारे, अब अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, किसकी रिएक्शन विद मेटल्स हो रही है, ये है वाटर की रिएक्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको फैक्ट याद करना है, कि वो मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इससे पहले हाइड्रोजन गैस कहाँ पढ़ा था हमने, जब मेटल रिएक्ट कर रहा था एसिड के साथ। आपको ये 4 फैक्ट, ये जो टेबल दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये टेबल थोड़ा याद करना पड़ेगा। जब भी H2 सोडियम पोटेशियम कैल्शियम हमेशा ठंडे पानी से रिएक्ट करता है। स्टीम भाप से कौन करता है, ये याद कर लेना, भाप भी तो पानी का फॉर्म है, एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक। हॉट वाटर से कौन करता है, हॉट वाटर से यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ, Mg मैग्नीशियम करता है। और पानी से रिएक्ट कौन नहीं करता, कॉपर, गोल्ड सिल्वर तो करेंगे, इन्हीं लीस्ट रिएक्टिव है। और कैल्शियम मैग्नीशियम जब भी पानी से रिएक्ट करते हैं तो उनमें हाइड्रोजन गैस स्टिक हो जाती है, तो इसलिए उनको बबल वो फ्लोट करने लगते हैं। ये जो टेबल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आप याद करिएगा। ऐसे याद करें, ठंडे पानी से कौन करते हैं, ऊपर वाले 3 कौन कौन, ईएम वाले, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। भाप से कौन करता है, एल्यूमिनियम आयरन। थोड़ा हल्का फुल्का तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है ना, हल्का फुल्का याद कर सकते हैं ना हम लोग। आयरन पानी, गर्म पानी से कौन करता है, Mg। कौन पानी से नहीं करता, तो सबसे नीचे होते हैं, सबसे नीचे कौन होता है, जिसको किसी से मतलब नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको किसी से मतलब, अपनी दुनिया में मस्त होते हैं। अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले कौन है, एकदम क्लास वाले, तो वो कौन कौन होते हैं, वो होते हैं Ag, Au और कॉपर और लेड, ठीक है। ऐसे दो मेटल्स होते हैं जो क्या करते हैं, पानी पे फ्लोट करते हैं। वो दो कौन कौन से मेटल्स होते हैं, एक कैल्शियम है, एक मैग्नीशियम है। ऐसे याद रखना, देखो ये जो कैल्शियम है ना, ये जो कैल्शियम है आपका, ये जो कैल्शियम है और ये जो मैग्नीशियम है, इनकी एक वेराइटी है कि कैल्शियम जो होता है वो ठंडे पानी से रिएक्ट करता है, और मैग्नीशियम जो होता है वो हॉट वाटर से, ठीक है। चलिए, ये चीज याद कर लीजिए आपको कि मेटल भी वाटर से रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अगर मैं एक रिएक्शन करके दिखाऊं तो ये रिएक्शन है, Mg जब भी, सॉरी, H2O से रिएक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे H2 कौन सा होना चाहिए, गर्म पानी। Mg की वैलेंसी +2, मेटल ऑक्साइड बनाना है, यहाँ माइनस वैलेंसी, +1 वैलेंसी, फिर -2 वैलेंसी। हमें बनाना है मेटल ऑक्साइड बनना चाहिए और हाइड्रोजन गैस। मेटल ये रहा, पानी ये रहा, कौन जाएगा किसके पास, ये प्लस जाएगा माइनस के पास, तो माइनस वाली वैलेंसी आएगी प्लस वालों के पैरों में, Mg के पैरों में, और +2 जाएगी O के पैरों में। सो इट विल गिव NgO मिलेगा हमें, मेटल ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस बाहर आ रही है, देखो अकेला भी वही बच गया, हाइड्रोजन गैस। आंसर आ गया, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो याद रखना। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात जो यहाँ पे बोली जा रही है वो ये बोली जा रही है, क्या ये बात याद रहोगी। नेक्स्ट बात, आपको ये टेबल इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, तो आपको याद होना चाहिए।
नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी हुआ है मेटल ऑक्साइड। जब भी मेटल का ऑक्साइड, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि wait, अगर मैं बोल रही हूँ कि Mg अपना O लेके आया, MgO मेटल ऑक्साइड आया उसके पास पानी के पास फिर से, तो अब क्या होगा, अब पानी का कोई ऑप्शन नहीं, अब पानी उसको हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हाइड्रोक्साइड कौन सा ग्रुप होता है? हाइड्रोक्साइड इज द OH ग्रुप विथ -1 वैलेंसी, तो अब बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। Mg की वैलेंसी होती है, क्या होती है Mg की वैलेंसी? +2। हाइड्रोक्साइड की वजह से Mg की होती है OH। पता है आपको पानी में से हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया? पानी में दो चीजें होती हैं, हमें याद रखना। H+ होता है पानी में, और पानी में OH- होता है। ये OH- ही हाइड्रोक्साइड है, तो ये OH- निकल के Mg के पास जाएगा। तो Mg की वैलेंसी क्या थी, मैंने ऊपर बताया था, +2। OH- की वैलेंसी क्या है? -1। तो Mg के फुट में 1 और OH के फुट में 2, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। डन। चलिए, तो यार मेटल जब अकेला पानी से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। जब मेटल ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड देता है। कंडीशंस अलग अलग है, ठंडे पानी से ये तीनों करते हैं, ये गर्म, ये स्टीम से, गर्म पानी से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, सबसे इजी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबसे ज्यादा इजी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आप देखोगे यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज, ये जो दिख रहा है ना, ये सेटअप आपकी बुक से लिया गया है। ये सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखिए, ब्लू कलर का जो दिख रहा है कॉपर सल्फेट, जैसे इस ब्लू कलर का जो चीज दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ये ब्लू कलर का कंपाउंड दिख रहा है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, इसको हम बोलते हैं wait, इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। विट्रियोल, कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं हम? ब्लू विट्रियोल। क्यों? इसका कलर ब्लू होता है, ये याद करिए। हाँ ठीक है। विट्रियोल हमेशा, ये वर्ड जो है ना विट्रियोल, ये जो वर्ड है ना विट्रियोल, ये हमेशा किसके साथ यूज होता है? जिनके पास सल्फेट होते हैं, SO4 सल्फेट होते हैं। विट्रियोल वर्ड हमेशा सल्फेट वालों के साथ यूज होता है। ये ब्लू कलर का था इसलिए ब्लू विट्रियोल, याद कर लीजिए। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, इसलिए उसे ब्लू विट्रियोल कहते हैं। चलिए अब रिएक्शन करके दिखाते हैं। अब आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? सिंपल एग्जांपल समझने का, स्कूल में होता है ना सब्स्टिट्यूशन पीरियड, इसको हम सब्स्टिट्यूशन दिए, स्कूल में तो सब्स्टिट्यूशन पीरियड उसी का भाई है, भाई क्या वही है। आपने देखा होगा कभी, आपको सपोज करो कोई टीचर है जिनसे पढ़ने का बिल्कुल नहीं, अब वो टीचर आपसे देगा, कितने कुछ ना, आप सबसे हमेशा सब्स्टिट्यूशन पीरियड में क्या सब गेम्स लग जाए, कुछ ये लग जाए, कुछ वो लग जाए, गेम्स पीरियड हो जाए, पी पीरियड हो जाए, एंड ऑल। तो सब्स्टिट्यूशन, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। एक बार हम रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ चलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर ध्यान से देखो, हम आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है। चलो अब फिर से हम वापस चलते हैं। हाँ, तो रिया जो ऊपर होता है ना, ऊपर वाले हमेशा ताकतवर है, मोस्ट रिएक्टिव है, ताकतवर है, तो वो नीचे वालों को उनकी जगह से धक्का देके डिस्प्लेसमेंट करना है ना। ऊपर वाले अगर सबको थोड़ा आयरन रिएक्ट करने आए, यहाँ देखो ये आयरन रिएक्ट करने आया किससे? कॉपर सल्फेट से। तो रिएक्शन में मैंने देखा कि जब भी आयरन आता है कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करने, तो आयरन ने क्या करा, कॉपर सल्फेट को, कॉपर को वहां से धक्का दिया और खुद आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को बाहर निकाल, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेस हो गया ना, आयरन ने कॉपर को उसी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। और जो नई चीज बनी है, जो देखो ये जो नई चीज बनी है, हाँ, ये जो नई चीज बनी है, ये ये ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, ये सल्फेट है, तो इसे बोलते हैं, जो सल्फेट है तो विट्रियोल नाम होगा, तो उसका नाम है ग्रीन विट्रियोल। क्या नाम है? ग्रीन विट्रियोल। तो आयरन सल्फेट का नाम क्या होता है? ग्रीन विट्रियोल। कॉपर सल्फेट का नाम ब्लू विट्रियोल। चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी रिएक्शन हुआ कैसे है और क्यों हुआ है, मैंने देखा रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर था, कॉपर नीचे था, तो जो ऊपर होते हैं वो ताकतवर होते हैं, नीचे वाले को धक्का दे देते हैं। तो आयरन बाहर से आया, उसने देखा कॉपर उसकी जगह पे बैठा है, तो उसे उसका कंपाउंड, आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से धक्का दिया और खुद उसकी जगह लग गया। अभी कैसे फॉर्मूला बन गया ये देखो, वैलेंसी गेम खेलना है यहाँ पे भी हमें। वैलेंसी गेम कैसे खेलना है? आयरन की वैलेंसी होती है +2, कॉपर की वैलेंसी होती है -2, और सल्फेट की वैलेंसी, सॉरी, कॉपर की वैलेंसी भी +2 और सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। अब रिएक्ट कौन कैसे करेगा? आयरन ताकतवर है, ऊपर है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, और कॉपर कम ताकतवर है,
तो आयरन कॉपर को धक्का देगा और सल्फेट के साथ लग जाएगा, तो फिर वही वैलेंसी गेम, सल्फेट की वैलेंसी आयरन के फुट में और आयरन की वैलेंसी सल्फेट के फुट में। सिंस दोनों 2 2 है तो कैंसिल होके FeSO4 और बाहर कौन चला गया, कॉपर। तो ये जो चीज बनी है FeSO4, इसका कलर क्या है, ग्रीन, इसका नाम इसलिए ग्रीन विट्रियोल हो गया। और जो कॉपर सल्फेट था उसका कलर क्या था, ब्लू, इसलिए उसका नाम क्या था, उसका नाम था ब्लू विट्रियोल। विट्रियोल किसे बोलते हैं, सल्फेट था। चलो एक बात याद रखना, ये देखो Mg जो होता है, सिंपली जो ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो नीचे वालों को उनकी जगह से धक्का देके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। और सपोज को उल्टा हो गया, उल्टा क्या हो गया, तो एक बार ट्राई करते हैं उल्टा कैसे, मैं क्या बोल रही हूँ, जस्ट वेट। सपोज करो कि मैंने लिया, ये देखो ये वाला सेकंड कंडीशन दिखा रही हूँ मैं आपको, सेकंड कंडीशन है ये करके दिखा, ये वाली कंडीशन। इस कंडीशन देखो तो ग्रीन विट्रियोल में, ग्रीन विट्रियोल में हमने कॉपर डाला। अब मैं रिएक्शन उल्टा कर रही हूँ आपको। आपने बोला मैम अगर रिएक्शन उल्टा कर दे, कॉपर डाल दे तो ग्रीन विट्रियोल में तो रिएक्शन होगा, तो मैं कहूंगी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिएक्शन, बिकॉज कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है। अब जो नीचे वो ताकतवर बिल्कुल नहीं, जब वो ताकतवर ही नहीं है तो वो बाहर से आएगा तो कॉपर को आयरन को धक्का दे पाएगा। तो सिंपली बाहर से जो मेटल आ रहा है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होना चाहिए, सॉरी ऊपर होना चाहिए, ताकि वो कंपाउंड में जो आयरन वो बैठा है। अब क्वेश्चन ये है कि मैम Fe को क्यों हटाया, सल्फेट को क्यों नहीं हटाया, अरे मेटल मेटल को ही तो हटाएगा ना, प्लस वाले को ही हटाएंगे। तो कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, आयरन ज्यादा ताकतवर है, तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए मैं स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ, जस्ट लर्न दैट रिएक्टिविटी सीरीज, छोटी सी है, लर्न कर। चलो याद रखना, ब्लू कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल, ग्रीन आयरन सल्फेट ग्रीन विट्रियोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। हमने मेटल सब कुछ पढ़ लिया मेटल के बारे में, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल सिंपली सॉलिड और गैस स्टेट में होते हैं। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, एक चीज मैं आपको बता दूंगी, ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ऐसा कौन सा मेटल है, मरकरी Hg। और ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ब्रोमीन Br। ये दो ऐसे मेटल और नॉन मेटल है, ठीक है, जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। Hg इज मरकरी जो लिक्विड स्टेट में पाने वाला मेटल है, और ब्रोमीन इज नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। अब लस्टर चमकदार, नॉन मेटल बिल्कुल चमकदार नहीं होते। हार्डनेस, मेटल से कम सॉफ्ट होते जनरली। ये मेलेबिलिटी शो नहीं करते, अगर इनको हैमर करेंगे तो ये टूट जाएंगे, पतली शीट के फॉर्म में नहीं होंगे। डक्टिलिटी भी शो नहीं करते, हैमर करेंगे तो पतले वायर के फॉर्म में ना होके टूट जाएंगे। थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होती। लकड़ी को आप कभी जला के देखो, नीचे जला रहे हो तो ऊपर तक लपटे आ सकती है, पर ऊपर का हिस्सा गर्म नहीं होता, मतलब नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, हीट कंडक्ट नहीं करता। मेटल, नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। लकड़ी को हम इजिली जला सकते हैं पर लोहे को नहीं जला सकते। नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम। चलो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि नॉन मेटल से मेटल जो था वो इलेक्ट्रॉन लूज करता था, नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करना जानते हैं। गेन करने का मतलब ये जब भी करेंगे इलेक्ट्रॉन मांगेंगे, मांगेंगे तो ये हमेशा माइनस वैलेंसी वाले होते हैं। -1 तो मैंने ऐसे लिख दिया, -2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये हमेशा मांगेंगे, क्या मांगेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स मांगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाले होते हैं और ये माइनस वैलेंसी वाले होते हैं, और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले थे प्लस वैलेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अपनी से इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये याद रखनी है कि कैसे टाइप का बॉन्ड बनता है, ठीक है। मेटल मेटल में कैसा टाइप का बॉन्ड बनता है, मेटल मेटल में बनता है सबसे पहला टाइप है मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल सॉरी मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब भी बॉन्ड बनता है, मेटल एक लूज करने वाला, नॉन मेटल गेन करने वाला, इनके बीच में जब भी बॉन्ड बनता है तो ऑब्वियस सी बात है एक लूज कर रहा है तो कोई लेने वाला भी होना चाहिए, एक गेन करने वाला। इनके बीच में जब भी बॉन्ड बनता है
तो वो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड कौन सा होता है, वो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जब भी दो नॉन मेटल मिलके बॉन्ड बना रहे होते हैं, दो नॉन मेटल दोनों गेन करने वाले, जब भी वो मिलके बॉन्ड बना रहे तो उनके बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। और जब भी मेटल मेटल दोनों लूज करने वाले, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले बना रहे होते हैं तो उनसे बनता है मेटेलिक बॉन्ड। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है आयनिक बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमें? आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में किसके बारे हमें इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, कि जब मेटल नॉन मेटल के साथ तो नेक्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये आपकी बुक में दिया हुआ टेबल है, मैंने दिखा दिया है। देखो, नोबल गैस शेल्स में डिवाइड करना भी दिखाया हुआ है। 2 8 2 8 1 2 3 है शेल्स के लास्ट में। 1 2 3 मतलब वो लूज कर सकता है, जिसके लास्ट में 5 6 7 है मतलब वो गेन कर सकता है। आपको पता है ना शेल वाली कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 18, जिसके लास्ट में 1 2 3 होता है, वो 1 2 3 को लूज कर सकता है, और लूज करेंगे तो वो मेटल है। जिसके लास्ट में 5 6 7 होता है, वो 5 6 7 5 जो है वो 3 गेन करेगा तो 8 बन जाएगा, 6 जो है वो 2 गेन करेगा तो 8 बन जाएगा, और 7 जो है वो 1 गेन करेगा तो 8 बन जाएगा। ये गेन कर रहे हो, तो अगर हम याद करें, जो गेन करता है वो क्या होता है? वो नॉन मेटल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। आयनिक बॉन्ड एक मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड होता है, जिसमें ये बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन कर रहा है? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन को लेने वाला भी तो कोई होगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, इससे जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब ट्रांसफर कैसे होता है मैं करके दिखाती हूँ। सबसे पहले एग्जांपल देखो, सोडियम और ऑक्सीजन का दिया हुआ है, मैं आपको अच्छे से देखो। देखो, सोडियम का नंबर होता है 11। कितना नंबर होता है? 11। 11 नंबर होता है। शेल्स में डिवाइड 2 8 1, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल को एक इलेक्ट्रॉन है। एक मतलब इसको 7 और की जरूरत है, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन तो कोई 7 तो देगा नहीं। इसने सोचा इसने सोचा कि क्यों ना मैं एक लूज कर दूं, तो ये अपना एक लूज कर दे। तो मैं यहाँ आपको बना के दिखाती हूँ। नेक्स्ट पेज पे मैं इसी की साइड में इसी कंटिन्यू करती हूँ, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, चलो पहले मैं आपको बना के दिखाती हूँ। हमारी बात कर रही थी मैं सोडियम की। सोडियम के पास पहले डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। डॉट स्ट्रक्चर मतलब लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने डॉट बनाओ। सोडियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो एक का डॉट बनाओ, एक का डॉट बनाओ। चलो, वह हो गया, एक का डॉट बनाया। अब हमें क्या करना है? हमें देखना है इसके पास एक एक्स्ट्रा है। और ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का नंबर होता है, ये देखो यहाँ पे 286 लिखा हुआ है, ये 8 एक्स्ट्रा है, 26 होता है। ऑक्सीजन का नंबर होता है 8। तो फर्स्ट शेल में 2 और सेकेंड शेल में 6। 6 है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए। और यहाँ तो एक सोडियम के पास एक ही है। मैंने क्या करा, दिमाग लगाया, तो मैंने सोचा कि अगर मैं 2 सोडियम ले लूं, दोनों सोडियम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा लूज करने के लिए। ये भी इतना लूज करना चाहेगा, ये भी इतना लूज करना चाहेगा। और एक ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। कितने डॉट बनेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। इसको कितने की जरूरत है? 2 की। और सोडियम को ये 2 लूज करने हैं। मैंने 2 सोडियम क्यों लिए? कि एक सोडियम से ऑक्सीजन का काम नहीं चलता। इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, सॉरी यहाँ पे आ गया, और इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। देखो, दोनों सोडियम ने कितना लूज किया है? इस सोडियम ने एक लूज किया, इस सोडियम ने एक लूज किया। एक लूज करना मतलब +1 का चार्ज। और सोडियम यूज हमने कितने सोडियम लिए? 2 सोडियम लिए। और दोनों सोडियम ने मिलकर किसको दिया है? एक ऑक्सीजन को दिया है। ऑक्सीजन के पास 6 खुद के थे, 1 2 3 4 5 6। उसने 2 एक्स्ट्रा मांगे हैं इससे, सोडियम से। तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड। आप कहोगे मैम ये 2 लिखा है क्या? एक सोडियम 2 सोडियम यूज किए इसलिए नीचे 2 लिखा है। दोनों सोडियम ने कितना कितना लूज किया? +1, इसलिए +1 लिखा है। +2 मत कर देना कि मैम दोनों तो 2 लूज किए। एक सिंपल सोडियम एक ने कितना लूज किया है? +1। कितने लिए वो नीचे लिखते हैं। ऑक्सीजन हमने एक यूज किया, दोनों ने कितने, ऑक्सीजन ने कितने एक्सेप्ट किए? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। जब ये एक्सेप्ट करते हैं तो -2 का चार्ज आता है। अब देखो मैं बताती हूँ,
ये लूज करने वाला है मेटल और ये गेन करने वाला है नॉन मेटल। तो पूरा नहीं लिख रही हूँ, समझ जाना। मैंने अभी देखो गेन करने पे कौन सा चार्ज आया, आपने देखा माइनस का चार्ज, और लूज करने पे कौन सा चार्ज आया, प्लस का चार्ज। एक बार फिर से समझते हैं। सोडियम के पास लूज करना था, लास्ट में अगर 1 2 3 होता है लूज। आपको ये Mg वाला एग्जांपल भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि ये आयंस के बीच में ऐसा कौन सा बॉन्ड होता है कि अट्रैक्शन, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो इनके बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ये वर्ड मैं यहाँ लिख देती हूँ, ELE, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, इसलिए वो जुड़ जाते हैं। एक प्लस वाले होते हैं, माइनस वाले, तो अट्रैक्शन हो गया ना, तो उस अट्रैक्शन का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ये बात याद रखना। ये MgO वाला जो एग्जांपल है ना, दिस MgO वाला जो एग्जांपल, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आप इसको सॉल्व करेगा खुद से। ठीक है, देखिए सिर्फ डिमांड को देखिएगा। हमेशा जितने हमने यूज करे होते हैं, जैसे हमने 2 Na यूज किए तो 2 नीचे लिख दिया। Na ने लूज कितना किया, 1, तो +1। जो लूज करते हैं वो मेटल होते हैं। ऑक्सीजन 2 गेन किए तो -2, और जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। कौन सा अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑब्वियसली प्लस माइनस से बने तो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। आपस में अच्छा अट्रैक्शन होता है इनका, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। कौन सा अट्रैक्शन होता है, मैं फिर से लिख देती हूँ, ELE, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या फोर्सेस। आयनिक बॉन्ड के बीच में होता है। हमारा नमक भी एक आयनिक कंपाउंड है, Na+Cl- से बना है। सॉलिड होते हैं, ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है। नमक को बाहर को लिक्विड बन जाता है, नहीं। तो जो नमक होता है वो सॉलिड होता है, मतलब आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। कैसे मैम, सोचो, सोचा, आइडिया आया, मैं बताती हूँ। जब भी पानी का सी वाटर में इवेपोरेशन होता है तो पानी उड़ जाता है, नमक वही रह जाता है। इतनी धूप में पानी उड़ गया, नमक तो वही रह गया। मतलब नमक को मेल्ट करना और बॉइल करना बहुत मुश्किल है। और नमक कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि वो Na+ और Cl- से बना है। एक बार मैं करके दिखाऊं क्या मैं बात बोल रही हूँ, Na+ और Cl-। यहाँ देखो, Na, एक डॉट इसके लास्ट में, Cl का नंबर होता है 17, 287, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक चाहिए। 7 डॉट बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। इसको एक की कमी है, इसको एक देना है, इसने एक अपना इसको दे दिया। Na ने एक लूज किया तो Na में +1 चार्ज। सिंस हमने कितने Na यूज किए, एक यूनिट Na। Cl के पास खुद के 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, उसने एक Na से मांग लिया, तो Na पे कौन मांग लिया तो -1 चार्ज। NaCl, दिस इज आर नमक, सॉल्ट है ये हमारा। क्या है ये हमारा, सो सॉल्ट, सॉल्ट है ये हमारा। जब भी सॉलिड स्टेट में होता है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। तो आयनिक कंपाउंड एक मेटल से बनता है, तो नॉन मेटल से। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करता है जब वो पानी में डाल दो। नमक को जब हम पानी में डालते हैं उसमें तार डाल दो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। ये आपको बहुत बार एक्सपेरिमेंट कराया जाता है केमिस्ट्री लैब में। तो आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट में होता है और एक्वस स्टेट में, मतलब पानी में होता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वरना सूखे नमक में आप कितना भी तार डालो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो जब आयनिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट में होता है तभी वो डाल दो। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ इधर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। बच्चे काफी से घबराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। देखिए फिर से देखो, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज हमारा पीछे बिल्कुल नहीं छोड़ रही है। रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको एकदम से कर लेनी है। ठीक है, चलिए देखो, EM वाले सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। इनको सिर्फ एक्सट्रैक्शन करने का मतलब क्या होता है कि मेटल को बाहर निकालना। जो नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, मेटल को बाहर निकालेंगे। जो ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम सिर्फ पगला, इनके क्लोराइड्स को और ऑक्साइड को पिघला के, मोल्टन स्टेट में पिघला के ही बाहर निकाल सकते हैं। ये जमीन में हमेशा, जमीन से आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कोई भी चीज को मिनरल कहते हैं। और ऐसे मिनरल जिसमें से मेटल निकल रहा है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओर। ऐसे मिनरल जिसमें से मेटल निकलता है वो भी प्रॉफिटेबल
फायदा तो कुछ होना चाहिए ना, फायदे तब में, तो और कहते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि ईएम वाले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके हाईली रिएक्टिव जो होते हैं, जिनको हम पिघला के इन क्लोराइड और ऑक्साइड को पिघला के कर सकते हैं। मैंगनीज, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब भी हम निकालते हैं, ये जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको हम जब भी निकालते हैं, ये हम मेटल ऑक्साइड बाय एल्यूमिनियम, इसके ऑक्साइड को, मैंगनीज के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिडक्शन करते हैं। ये क्या मैं बोल रही हूँ, मैं बाद में बताऊंगी। जो बीच वाले होते हैं जिंक से लेकर कॉपर तक, ये मॉडरेट होते हैं, ये हमेशा रिडक्शन से, कार्बन से इसका रिडक्शन होता है। और जो उससे नीचे वाले होते हैं, ये फ्री स्टेट में अकेले पाए जाते हैं, एल्यूमिनियम कॉपर। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं क्या बोल रही हूँ, सर हम लो रिएक्टिविटी वालों से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले और मैंने बताया था जमीन से निकलने वाला मिनरल जिसमें मेटल हो, और कहते हैं। पहले हम उस टुकड़े करते हैं, फिर हम उसे तीन कैटेगरी है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी ईएम वाले, मेटल ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी जिंक से कॉपर, और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी मरकरी से गोल्ड तक। पहले हम देखें मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी कहाँ क्या होता है। अब ये स्टोरी है, थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब भी जमीन से मेटल ऑफ लो, मैं इनकी बात कर रही हूँ, इनकी तो पीछे चलती हूँ, इनकी बात कर रही हूँ, इनकी बात कर रही हूँ, यहाँ से कॉपर से लेके इसके, ये मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ये जब भी जमीन से निकलते हैं, ये जब भी जमीन से निकलते हैं, तो अपने सल्फाइड और मतलब HgS निकलेंगे, CuS बन के निकलेंगे, AgS बन के निकलेंगे, और AuS बन के निकलेंगे, Ag2S और Ag2S। तो उसको पहले इसमें S है, मतलब जब भी मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी वाली जब भी जमीन से और बन के निकलते हैं, तो अपने सल्फाइड, ये क्या है, सल्फाइड, सल्फर आइड, कंपाउंड नहीं है, सल्फर है, सल्फाइड के फॉर्म में निकलते हैं। तो अब इसको, इसमें से मुझे, जैसे मैंने सपोज करो मैंने HgS की बात करी, ये जमीन से निकला, मुझे इसमें से Hg अलग करना है, ये तो सल्फाइड फॉर्म में निकल गया। अब मैं क्या करूंगी आगे, देखते हैं क्या करेंगे ब्रेक के बाद। चलो तो चले मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी की बात करते हैं। सपोज मैंने सिल्वर सॉरी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सबसे पहले बात करते हैं हम सिनाबार। सिनाबार ये वर्ड याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि जब भी इस मरकरी निकलता है HgS रूप में निकलता है, HgS को हम क्या बोलते हैं, HgS को हम बोलते हैं सिनाबार। सिनाबार। अब पहले क्या करते हैं, पहले हम उसका सल्फाइड ओर को, हमारे देखो तीन स्टेप है, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बदलना है, HgS को HgO बनाना है, फिर HgO को क्या कर देना है, हीट कर देना है, तो Hg अलग, ऑक्सीजन गैस अलग। अब जब भी हम सल्फाइड ओर को, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फाइड ओर को उसके ऑक्साइड ओर में बदलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जस्ट वेट, कैल्सिनेशन बोलते हैं। कैल्सिनेशन मतलब जब भी, सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज रोस्टिंग। दिस इज रोस्टिंग। जब भी हम सल्फाइड ओर को, सल्फाइड ओर मतलब HgS को HgO में बदलते हैं, सल्फाइड ओर को जब भी मेटल को ऑक्साइड बनाते हैं, तो हमें इसे हीट करना होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब जब हम सल्फाइड ओर को, क्या बोल रही हूँ मैं, जब मैं सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बदलते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रोस्टिंग। ठीक है चलो, अब मैंने देखा, मैंने HgS से HgO बना दिया, बहुत सिंपल था। HgS को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर, S को O ने हटाया, Hg हो गया, और SO2 गैस आ गई, या O2 गया, SO2 गैस आ गई। अब मेरे को काम है इस HgO से, मैंने इस HgO को हीट कर दिया। मैंने क्या करा, इस HgO को हीट कर दिया। हीट करने में मैंने देखा जब भी कोई चीज हीट करो अलग हो गई, Hg अलग हो गया, सिल्वर में Hg सिल्वर नहीं है, Hg मरकरी अलग हो गया, ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। देखो एक्सट्रैक्शन हो गया, मरकरी बाहर आ गया। तो जो HgS है जमीन से निकला, वो कौन था, सिनाबार। पहले उसको मैंने HgO बनाया, क्या करके, देखो दो ही प्रोसेस है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या होता है, जब सल्फाइड और जमीन से निकलता है और उसे ऑक्साइड बनाना है, सल्फाइड S वाला निकलता है और उसे O बनाना है, तो उसको हीट करो, हीट करने पे S वाला O बन जाएगा, उसे रोस्टिंग कहते हैं। फिर सिंपली, फिर तुमने HgO को हीट कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, कॉपर सल्फाइड निकला था, उसको भी मैंने रोस्टिंग करा, CuO बना दिया,
CuO को मैंने फिर से CuS से करा, ये दे आपको ये सिनेमा वाला टॉपिक याद रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रोस्टिंग याद रखिएगा। रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच कंसंट्रेटेड और जो ओर के टुके गए हैं उसको स्ट्रांगली हम एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं। ध्यान से देखो, रोस्टिंग में सल्फर। अब हम मिडिल सीरीज की बात कर रहे हैं, हमने जिंक का एग्जांपल दिया। जिंक जो है मिडिल सीरीज में होता है, वो भी जमीन से सल्फाइड ओर के फॉर्म में भी निकल सकता है और कार्बोनेट और। जब भी हम सल्फाइड, देखो एक 3 ही स्टेप है हर जगह। जिंक ZnS से, वेट मैं वाइट कर लेती हूँ सर, नहीं तो आपको विजिबल नहीं होगा, ठीक है। ZnS से हमें ZnO तक जाना है और ZnO से हमें Zn तक जाना है। यही स्टेप है हमारे, यही फॉलो करना है। तो मैंने आपको बताया ZnS से जब ZnO तक जाओगी, सल्फाइड और को ऑक्साइड में बदलोगी, तो इसका क्या करोगी, इसका आपको करना होगा रोस्टिंग। क्या करना होगा, रोस्टिंग। तो जब भी हम ZnS से O2 को रिएक्ट करते हैं तो S को O हटा दिया और SO2 गैस में भरा, S से रिलेटेड कोई गैस भराएगी, इस प्रोसेस को बोलते सल्फाइड और को ऑक्साइड बनाना इज रोस्टिंग। याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैल्सिनेशन। अब देखो, हो सकता है इस बार जमीन से, हो सकता है इस बार जमीन से ZnS की बजाय एक और निकला, क्योंकि जिंक का तो था, पर वो अपने साथ ZnS ना लेके वो अपने साथ जिंक CO3 ले आया, कार्बोनेट ले आया। करना इसके साथ भी वही है, इसको पहले ZnO बनाना है, फिर इसका Zn बाहर निकालना है। तो भाई यहां से यहाँ कैसे पहुंचोगे, तो जब भी जिंक किसी का भी कार्बोनेट और, सिर्फ जिंक का नहीं, किसी का भी कार्बोनेट और बाहर आता है तो उसका कैल्सिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, C से कार्बोनेट, C से कैल्सिनेशन। उसको भी एब्सेंस ऑफ एक्सेस एयर, एयर लेनी तो है पर उसकी एब्सेंस रखनी है, तो वो जिंक ऑक्साइड देगा। और कार्बोनेट से कौन सी गैस निकलती है, CO3 से एक ही गैस निकलती है, उससे मिलती जुलती CO2 गैस, ठीक है। जिंक ऑक्साइड बन गया बस। और क्या करना है, जिंक ऑक्साइड का कर दो रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। रिडक्शन क्या होता है, जब O को हटाते हैं तो उसे रिडक्शन कहते हैं। तो आपने देखो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने करा ZnCO3 से मैंने ZnO बना दिया। अब ZnO को मैं क्या करूं कि Zn बाहर आ जाए, तो इसका रिडक्शन कर दूं। क्यों मैं रिडक्शन कर रही हूँ, तो देखो मैंने दिमाग लगाया कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे O एक्स्ट्रा है, O को बाहर निकालना है, निकालना तो है, क्या करें, O को बाहर निकालना मतलब उसका रिडक्शन करना। तो मैंने यहाँ लिया कोई रिडक्शन करने वाला, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है कार्बन। ये मिडिल सीरीज की बात कर रही हूँ मैं, जो मिडिल के लिए, ठीक है। लो वालों के लिए बात नहीं कर रही हूँ, लो वालों को तो ऑक्साइड बनाते ही हीट कर दो। मिडिल सीरीज वालों को जब भी ऑक्साइड बनाए तो उसको हीट नहीं करना, उसका रिडक्शन कर दो। तो उसके लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन। कार्बन जैसी आएगा, कार्बन ऑक्सीडेशन करेगा, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करने का मतलब क्या है, O को ले जाएगा, तो कार्बन C और O बाहर चले गए, C को O ले गया, O को C ले गया, सॉरी उल्टा, जिंक अकेला रह गया, हो गया जिंक का एक्सट्रैक्शन, खत्म। ये मिडिल सीरीज की बात कर रहे थे हम, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थर्माइट प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट एज वेल। बीच में आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज में Mn दिखा होगा, क्योंकि जिंक से ऊपर था। सिंस ये जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको रिडक्शन करने के लिए जब हम इसका ऑक्साइड बनाते Mn, जब वेट MnO2, मैंगनीज का जब भी ऑक्साइड बनता है तो उसके रिडक्शन के लिए आता है Al खुद चलकर। Al मैंगनीज की जस्ट ऊपर होता है। Al कहता है मैं तुमसे ताकतवर हूँ, मैं तुम्हारा रिडक्शन करूंगा, मतलब मैं तुमसे O छीनूंगा। तो Al ने क्या करा, ऑक्सीजन छीने, ऑक्सीजन की वैलेंसी +2, Al की वैलेंसी -3, सॉरी उल्टा लिख दिया, ऑक्सीजन Al की +3 और ऑक्सीजन की -2, क्रिस क्रॉस, Al के फुट में 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी, और O के फुट में 3, अकेला कौन रह गया, मैंगनीज, हो गया इसका एक्सट्रैक्शन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। क्या लिखा है देखो, थर्माइट प्रोसेस या एल्यूमिनियम थर्मी प्रोसेस। इससे रेलवे इंजन जोड़े जाते हैं, आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा। थर्माइट प्रोसेस, ये थोड़ा रिएक्शन दोनों याद करने हैं आपको। थर्माइट प्रोसेस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, यू शुड लर्न। इस चैप्टर को जब भी करें ये रिएक्शन, ये प्रोसेस कभी भूल के ना जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए आगे बढ़ते। Now, last topic of this chapter, this is electrolytic refining.
रिफाइन करना मतलब किसी को साफ करना, सारे मेटल निकाल दिए, एक्सट्रैक्शन कर लिया, उसे साफ तो करना पड़ेगा। तो साफ करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर। ध्यान से देखिए, ये पिक्चर आपको बुक से ली गई है, एक सेटअप बनाया हमने, ये कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं हम। इस सेटअप में एक लिक्विड लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक एनोड नाम की रॉड है और एक कैथोड नाम की। एनोड है, एनोड क्या है, ये है क्या नाम है वो, प्योर मेटल, प्योर कॉपर है, और कैथोड इम्प्योर है। तो उल्टा बोलते हैं, एनोड इज इम्प्योर कॉपर जिसको हमें साफ करना है, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, और कैथोड इज प्योर। और यहाँ पे लिक्विड बड़ा हुआ है, वो ब्लू विट्रिगॉल कौन है, कॉपर सल्फेट। थोड़ी देर मैंने देखा, जैसे मैंने ये बैटरी वैटरी लगी हुई है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, की स्विच ऑन किया कि थोड़ी देर मैंने देखा कि गंदगी सारी नीचे गिर गई, देखो एनोड मड गिरा हुआ है ना, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे थे, कहाँ से, इलेक्ट्रॉन एनोड से क्या हो गया, कैथोड पे हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट से, मतलब ये जो कॉपर सल्फेट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहने का मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद ये रॉड मोटी हो जाएगी, सारी गंदगी नीचे गिर गई, प्योर कॉपर एनोड से कैथोड की तरफ चला गया। देखो ये कॉपर जा रहा है ना, हैरो दिख रहा है। देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन करने का इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन जा रहा है वो। और थोड़ी देर एनोड घट घट के क्या हो जाएगा, पानी में चला जाएगा सारा का सारा, क्योंकि वहां से सारी गंदगी नीचे गिर रही है। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन। ठीक है, ये बात याद रखना। रिडक्शन मतलब इसने कॉपर बन के कैथोड की तरफ, और कॉपर के जो गंदे आयंस है वो एनोड की तरफ, थोड़ी देर बाद एनोड एकदम थिन हो जाएगा और सारी गंदगी नीचे गिर जाएगी। यहाँ से ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आता, इफ आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको करने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें आपको हिंट मिलेगा, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था बीच में HNO3 वाला, करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे क्या नाम, मैं इस सेशन को ऑफ करती हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पक्का बताएं। थैंक यू सो मच।